नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ममता की कीमत। अनीता एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पिता रामचरण एक कस्बे में अध्यापक थे। उसी कस्बे में कृपाशंकर बाबू नाम के एक जमींदार भी रहते थे, जिनके सुपुत्र दयाशंकर के साथ रामचरण की अच्छी दोस्ती थी। दयाशंकर पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए और फिर वहीं एक दफ्तर में नौकरी करने लगे। माता पिता ने जानकी नाम की सुकन्या के साथ उनका विवाह करा दिया। समय के साथ वो 2 बेटों के पिता बन गए। कभी वो अपने माता पिता से मिलने आ जाते थे तो कभी कृपाशंकर बाबू बहू बेटे के पास चले जाते थे। उनके देहांत के बाद दयाशंकर का अपने घर आना जाना ना के बराबर हो गया था। दयाशंकर के दोनों बेटे बड़े होने लगे। बड़ा प्रभात पढ़ लिखकर एक दफ्तर में अफसर बन गया, मगर छोटा बेटा आनंद का पढ़ाई में दिल नहीं लगा। किसी तरह से इंटर पास कर ली। तब उसके पिता ने उसके लिए एक स्टेशनरी शॉप खुलवा दी। प्रभात की शादी एक संपन्न परिवार की लड़की मंजू के साथ हो गई। मंजू अपने साथ भरपूर दहेज लाई थी, जिसके कारण जानकी जी रिश्तेदारों के बीच नाक ऊंची करके चलती थी। साल बीतते मंजू ने एक बेटे को जन्म दिया। तब जानकी जी ने दादी बनने की खुशी में एक बड़ी दावत दी थी। अब वो आनंद के सिर पर सेहरा बांधना चाहती थी। तब मंजू ने उनसे अपनी चचेरी बहन का जिक्र करते हुए कहा कि देखने में आनंद जैसी ही सुंदर है और दहेज मुझसे ज्यादा लाएगी। जानकी जी एक घर में 2 बहनों के विवाह के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने हाँ नहीं कहा, लेकिन इनकार भी नहीं किया। इसी बीच दयाशंकर का किसी काम से अपने पुश्तैनी घर जाना हुआ। वहां उनकी मुलाकात मित्र रामचरण से हुई तो उन्होंने चाय पर घर आने का न्योता दिया। दयाशंकर मित्र के घर पहुंचे तो उनका स्वागत अनीता ने किया। अनीता की सादगी और व्यवहार कुशलता से प्रभावित होकर उन्होंने उसी समय अपने बेटे आनंद के लिए अनीता का हाथ मांग लिया। रामचरण और उनकी पत्नी ने इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकार कर लिया और एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। अपनी बहन के साथ आनंद का विवाह न होने के कारण मंजू भीतर ही भीतर कुढ़ रही थी। अब सास को तो कुछ कह नहीं सकती थी तो पूरा गुस्सा वह अनीता पर निकालने लगी। अक्सर सास के कान भरती कि कंगले घर से आई है, मेरी बहन आती तो ट्रक भर दहेज भी साथ लाती। दहेज की इच्छा तो जानकी जी को भी थी, सो मंजू का साथ दिया। लेकिन फिर अनीता के अच्छे व्यवहार ने उनका मन जीत लिया था। 2 साल बाद अनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। उसे दूसरी तीसरी संतान भी जब लड़की हुई तब तो मंजू उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसकी बेटियों को भला बुरा कहती, यहाँ तक कि अपने बेटे अमोद को काव्या और कीर्ति के साथ खेलने के लिए भी मना करती। उसकी सास और परिवार के सभी लोग उसे समझाते, मंजू बच्चियों को लेकर अनीता को इतने ताने क्यों देती हो? जितना जरूरी बेटा है, बेटियों की भी उतनी ही आवश्यकता है, और फिर बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं। लेकिन मंजू उन सब की बातों को अनसुना कर देती। सास के देहांत के बाद तो घर की कमान उसके हाथ में आ गई। तब तो वह वक्त बेवक्त अनीता और उसकी बेटियों को कोसती रहती थी। अनीता को बहुत बुरा लगता और दुख भी होता, लेकिन वह चुप रहती, इस इंतजार में कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में अमोद अपने नाना नानी से मिलने उनके गांव गया हुआ था। शाम को बच्चों के संग वह आम के बगीचे में खेल रहा था। अचानक कहीं से एक सांप आ गया और अमोद को डस लिया। सुनते ही उसके नाना नानी दौड़कर आए। नाती को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर बोले सांप का जहर बच्चे के पूरे शरीर में फैल चुका था, इसलिए हम उसे बचा नहीं सकते। मंजू तो पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अपने इकलौते बेटे को सफेद कपड़े में लिपटे देख वह रोते रोते बेहोश हो जाती
और होश आने पर उसका हृदय चीत्कार उठता था। 15 दिन से अधिक हो गए थे। मंजू ने अनाज का एक दाना भी मुंह में न डाला था। बेटे के कपड़े किताबें देखती तो फिर से रोने लगती। बड़ी मुश्किल से प्रभात पत्नी को पानी जूस पिला पा रहे थे। डॉक्टर आकर उसका चेकअप करते और उसे समझाते। पत्नी की हालत देखकर प्रभात घबरा गए। तब डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपकी पत्नी की गोद में कोई बच्चा आ जाए तो उन्हें अपने बेटे के हादसे से उबरने में मदद मिल सकती है। तब आनंद बोले, भैया आप चिंता ना करें, अनीता हमारी छुटकी को भाभी की गोद में डाल देगी। जब यह बात अनीता ने सुनी तो उसका बरसों से दबा गुस्सा फूट पड़ा, जिसे देखकर सभी दंग रह गए थे। क्या कहा आपने? मैं अपनी छुटकी को आपकी भाभी की गोद में डाल दूं? किसी भी कीमत पर नहीं। कैसे भूल जाऊं कि उन्होंने मेरी बच्चियों को कितना भला बुरा कहा है। आपकी भाभी को तो मेरी बेटियां चुपती थी ना, फिर आज ऐसा क्या हो गया? आप लोगों के स्वार्थ को मैं खूब समझती हूँ। अनीता अपने पति आनंद पर लगभग चीखते हुए बोली तो वो दंग रह गए। हमेशा शांत रहने वाली, लोगों की बातों को चुपचाप सहने वाली अनीता इस कदर फट पड़ेगी, इसका अंदेशा उन्हें नहीं था। पत्नी के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए आनंद बोले, बीती बात भूल जाओ अनीता, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर के अनुसार उनकी गोद में एक बच्चा आ जाए तो वो बस रहने दीजिए, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। कल ही अपनी बेटियों को लेकर मायके चली जाऊंगी, आपका क्या भरोसा। कहकर अनीता ने अलमारी के ऊपर से ट्रॉली बैग निकाला और उसमें कपड़े रखने लगी। वो रात अनीता ने जागकर काटी और सुबह होते ही छुटकी को गोद में लेकर और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर बस अड्डे चली गई। अचानक मायके पहुंची बेटी के तेवर देखकर मां समझ गई कि जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। कुछ देर बाद शांति से बात करेंगी। तभी दामाद जी का फोन आ गया तो उन्हें सारी बात पता चली। बेटियों को नाना नानी के पास भेजकर अनीता चाय पीकर बिस्तर पर अपनी आंखें बंद कर लेट गई और पिछले दिनों की बातें याद करने लगी। मंजू जीजी के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उन्होंने भी तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। अब अपनी जरूरत पड़ी तो हमारी याद आई, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि मैंने उन्हें कल कितना कुछ सुनाया तो उन्होंने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। पहले तो बिना बात के मुझे टोकती रहती थी, फिर कल चुप कैसे रह गई। मुझे जाने से रोका भी नहीं। मैं अगर छुटकी को ना दूं तो क्या होगा। शायद उन्होंने एक बार बताया था कि अमोद के जन्म के समय मंजू भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अब दूसरा बच्चा वो कर नहीं सकती और अमोद का दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। माँ कहती है कि हथेली की उंगलियों की तरह ही हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। अलग अलग होकर भी वक्त पड़ने पर आपस में एक होकर मुट्ठी की तरह बंध जाते हैं। तो फिर मैं मंजू दीदी को कैसे अकेला छोड़ आई। बचपन में पापा यही सिखाते थे कि बुराई को अच्छाई से ही समाप्त किया जा सकता है। आज मैंने जो किया, फिर तो मंजू जीजी और मुझ में कोई फर्क ही नहीं रहा। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। माँ ने खाने के लिए बुलाया तो वह बेमन से एक रोटी खाकर उठ गई। टेबल पर उसकी पसंद की खीर रखी थी, जिसे उसने देखा तक नहीं। किसी तरह से उसने रात बिताई और सुबह उठते ही अपनी बेटियों को तैयार किया। काव्या ने कहा कि मम्मी, हम कल ही तो आए थे और आज फिर आ जाएंगे बेटा, कहकर उसने बेटी को चुप करा दिया। अपने बैग के साथ बेटियों को लेकर अनीता जा रही हूँ माँ कहकर अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। माँ की अनुभवी आंखों ने बेटी के चेहरे पर आए उसके हृदय परिवर्तन के भावों को पढ़ लिया था, इसलिए उन्होंने बेटी से कोई सवाल नहीं किया। घर आकर अनीता ने अपना बैग रखा और बेटियों को
खेलने के लिए कहकर दनदनाती हुई अपनी जेठानी के कमरे में गई और उन पर बरस पड़ी। मंजू जीजी, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, आपके दुख पर मरहम लगाने की बजाय मैंने आपको इतना भला बुरा कहा तो आप मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हुई? पहले तो मुझे बेवजह ताने देती थी, फिर कल क्यों चुप रही? मैं जाने लगी तो मेरा हाथ पकड़कर रोका क्यों नहीं? मैं बहुत बुरी हूं ना? कहते हुए वह रोने लगी। मंजू ने उसे चुप कराया और बोली, क्योंकि मुझे ममता की कीमत समझ में आ गई थी। बेटा खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बेटा हो या बेटी, माँ के लिए दोनों बराबर होते हैं। उसकी ममता में कोई कमी नहीं आती है। मैं तो अपनी ही बच्चियों को कोसने लगी थी, इसलिए तो कल मुझे मालूम हुआ कि जितना मैं अमोद से प्यार करती हूँ उतना ही तू अपनी तीनों लड़कियों से, तो फिर उन्हें मुझे कैसे दे देती? अनीता झट से उठी और 4 साल की छुटकी को अपनी जेठानी की गोद में डालती हुई बोली, संभालिए अपनी लाडली को। नहीं रे, ये तेरी गोद में ही अच्छी लगती है। कहते हुए मंजू ने छुटकी को वापस अनीता की गोद में डाल दिया और बोली, आज से हम दोनों मिलकर अपनी बेटियों को पालेंगे और तीनों मुझे बड़ी माँ कहेंगी। पर जीजी, अब कोई परवर नहीं। कहते हुए मंजू ने अनीता के मुंह पर अपना हाथ रख दिया तो उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। तभी बड़ी माँ कहते हुए काव्या ने मंजू के गले में अपनी बाहें डाल दी और कीर्ति आकर उसकी गोद में बैठ गई। मंजू और अनीता के आपसी स्नेह को देखकर दोनों भाइयों की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। पीछे खड़े दयाशंकर भी भाव विभोर हो गए। पत्नी को याद करते हुए मन में बोले, जानकी देख रही हो ना, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। इन्हें आशीर्वाद दो कि इनका आपसी स्नेह किसी भी कीमत पर कम ना होने पाए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।